हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन, दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सारी चीजें, इन सब की प्रिपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे 11th और 12th की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बेस्ड है, डिपेंडेंट है। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से पहले फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, वो चीज़ों को हम थोड़ा सा देखते हैं। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो है यहाँ पे। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको हर एक टॉपिक को स्पेसिफिकली लेके उसे एक्सप्लेन किया जाता है बेसिक से डिटेल में। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का पीडीएफ एक डीपीपी आपके साथ शेयर होती है मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस शीट में क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जो कि एक्सप्लेनेशन वीडियो में है। ये दोनों एक ही दिन में आते हैं। फिर नेक्स्ट डे में डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो आता है मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको 500 से भी ज़्यादा पर चैप्टर मिलेंगे, जो क्वेश्चन बैंक आपके पास तैयार कर देंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन, यहाँ पे हर वीक एक डाउट सॉल्विंग सेशन हुआ करेगा, जिसमें आप अपने टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, आप चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट पेपर को सॉल्व करें, जो आपके नॉलेज को और कंसेप्ट को और बढ़ा देगा। गाइडेंस मिलेगा आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन्स, जो कि पूरे चैप्टर को समराइज करके आपके सामने एक वीडियो आएगा। और फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि आपके नॉलेज और कंसेप्ट को टेस्ट करेगी और आपकी पढ़ाई कितनी हो चुकी है और कितनी करनी है, कितनी तैयारी करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्लियर कर देगी। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। Hybridization is a process of intermixing of two or more atomic orbitals of almost equal energies belonging to valence shell of an atom and their redistribution into an equal number of identical orbitals। इसका मतलब क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रोसेस है? जो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दो एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं, और उस ओवरलैपिंग में मेन चीज मतलब किसके बीच में होती है? ऐसे ऑर्बिटल्स के बीच में जिनकी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज हो। तो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके और इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन इनटू एन इक्वल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स, और उसके बाद रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स में उनका। द रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। तो दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए, मिक्स हुए, और उनने नए ऑर्बिटल्स, जिनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, वो बनते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है sp, मिक्सिंग अप ऑफ 1s and 1p orbital to give two new identical orbitals is called sp hybridization। इसमें एक s और एक p orbital जो है वो intermix होता है, and the two orbitals formed are called sp hybrid orbitals। जो दो नए orbitals बने हैं उन्हें sp hybrid orbitals बोला जाता है, ठीक है। सो आप देखिए, ये s है, ये p है, और जब ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो एक नया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, ठीक है। इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। फिर देखिए, बेरिलियम का sp हाइब्रिड और क्लोरीन का 3pz, ये दोनों आपस में मिलके, और फिर देखिए इनने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है spp और spp ओवरलैपिंग, ठीक है। सो बेरिलियम का sp हाइब्रिड, वो बेरिलियम का sp हाइब्रिड है, और यहाँ पे Cl के दो है ना एटम्स, इसलिए वहां पे +2 Cl के 3pz हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिए हैं। ये इन लोगों ने दिखाया है फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ BeCl2 मॉलिक्यूल का हमने फॉर्मेशन देखा। कैसे होता है ये BeCl2 का फॉर्मेशन? Be में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आगे चला जाता है दूसरे ऑर्बिटल में। तो देखो, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? ये ग्राउंड स्टेट है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाता है, इससे ये जगह और ये जगह वेकेंट हो जाती है फॉर क्लोरीन। अब क्लोरीन आके यहाँ पे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा क्लोरीन, और यहाँ पे BeCl2 बना लेगा। इस तरीके से BeCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है,
क्लियर हुआ? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 विच इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और आप देखो लीनियर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में लीनियर होता है, लीनियर स्ट्रेट। ठीक, फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो मिक्सिंग अप ऑफ 1 s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स, इसलिए sp2 बोला गया है उसको। ठीक है, टू फॉर्म 3 न्यू आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे 3 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं एंड द ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो नए ऑर्बिटल्स बने उसे हम लोग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ BeCl3, ठीक है, यहां पे स्ट्रक्चर BeCl3 का अब हम देखेंगे कैसे बनता है। वी विल स्टडी द sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ BeCl3। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B, बोरॉन। बोरॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ जाएगा, ये 2px है, ये 2py है ना, ये 2px है, ये 2py है, तो 2py में वो आ गया। ग्राउंड स्टेट में ऐसा था, एक्साइटेड स्टेट में यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया। अब देखो 3 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास आ गए, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा और यहां बॉन्ड बना लेगा, बन गया BeCl3। ठीक है, आगे देखिए, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2px और 2py है। मैंने आपको अभी बताया था कि ये 2px और ये 2py है, तो 2px और 2py दोनों यूज हो रहे हैं ना। यहां पे ये पूरा 2p है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये पूरा 2p है, जिसमें से 2p का ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, 3 है ना। तो उसमें 2px और 2py जो है वो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। ठीक है, सो यहां पे देखिए ये 2s है, एक 2px है और ये 2py है, और यहां पे जब वो s और ये p दोनों इंटरमिक्स हुए तो दिस इज द हाइब्रिड रिजल्टेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और यहां पे देखिए 2b sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये Cl, अभी वो Cl वाले जो थे ना, जो Cl हमारा है वो 2 Cl यहां कंबाइन होके इस तरीके से पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल अब बना लेंगे। सो दिस इज BeCl3। ठीक है, सो आपको यहां पे ये दिख रहे हैं Cl के हमें 3 दिख रहे हैं, 3 Cl इस तरीके से मर्ज हो गए यहां पे आके, और ये sp2, ये sp2p, ये sp2p बना है, sp2p मतलब sp2b का और p Cl का, इस तरीके से sp2p ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये ट्राइंगल शेप का लग रहा है आपको, ध्यान से देखिए, दिस इज ट्राइंगल शेप्ड sp2। ठीक है, तो इसे हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक प्लेन ट्राइंगल के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, अभी नेक्स्ट आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, mixing up of 1s orbital and 3p orbitals to form new identical orbitals is called sp3 hybridization। यहाँ कितने नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, यहाँ 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। यह हमें कैसे पता चला, यह हमें पता चला जब हमने sp3 देखा, तो एक s और 3p, 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं कॉल्ड sp3। इसको हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाम देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ CH4, CH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। CH4 में कार्बन है, कार्बन ग्राउंड स्टेट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है, ये एक्साइटेड स्टेट में जंप करके इसमें आ जाता है। तो देखिए क्या हुआ, अब हमारे पास 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन आके आराम से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। इसे देखते हैं, ध्यान से देखिए। 2s ऑर्बिटल, ये 2p 2y 2z, ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं सब, है ना। सो कार्बन के ऑर्बिटल्स में मुझे ये फाइनल ऑर्बिटल मिला sp3 कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड। अब कार्बन का ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के s 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन से इस तरीके से एक इधर आके, एक इधर आके, एक इधर आके, एक इधर आके बॉन्ड बना लेगा, CH4 बन गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये sp3s है, मतलब sp3 कार्बन और s हाइड्रोजन, तो ये sp3 इस तरीके से इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। और क्या होगा देखिए, स्ट्रक्चर
और हमारा ये देखिए ये किस तरीके का लग रहा है, टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल, 4 सिर वाला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, जिसको अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से ये बनेगा। यहां कार्बन है, यहां हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, VSEPR थ्योरी, ये इसे VSEPR थ्योरी बोलते हैं। On the basis of valence shell electron pair repulsion theory, the geometry and the shapes of the covalent molecules can be explained. तो VSEPR क्या करती है? ये हमें ज्योमेट्री और शेप ऑफ द कोवैलेंट मॉलिक्यूल को समझने में, निकालने में उसे कि भाई कौन सा शेप होगा, क्या ज्योमेट्री होगी, उसमें ये हेल्प करती है। Now we have the postulates of the valence shell electron pair repulsion theory. इसके postulates हैं, different geometrical shapes of the covalent molecules are generated due to the repulsion between the electron pair PAIR. This is electron pair. ठीक है, this is electron pair. So different geometrical shapes of the covalent molecules are generated. अलग अलग geometrical shapes क्यों आ रहे हैं? Due to the repulsion between the electron pair प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। जो सेंट्रल एटम होता है ना, जिसके चारों तरफ, ये कोई भी सेंट्रल एटम है समझ लो O, और उसके चारों तरफ बाकी एटम्स होंगे, तो भाई रिपल्शन भी तो होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। उसके कारण एक ज्योमेट्री बनती है, एक शेप बनता है मॉलिक्यूल का। तो वो ज्योमेट्री, वो शेप जो है वो किसके कारण आता है? इट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। वो जो वैलेंस शेल है सेंट्रल एटम का, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कारण जो रिपल्शन आ रहा है, वो ज्योमेट्री डिसाइड करता है किसी भी मॉलिक्यूल की। These electron pairs arrange themselves in such a way that the repulsion among them becomes minimum. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि भाई कम से कम रिपल्शन हो, तभी तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाएगा। इतना रिपल्शन होगा तो कैसे कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होगा? ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को कुछ इस वे में अरेंज कर लेते हैं कि इनका जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, then the electron pairs involved in bond formation are called bonded electron pairs. जो electron pairs bond formation में involved हैं, उनको हम लोग bonded electron pair बोलते हैं। and the electron pair which are present in the valence shell of central atom but not involved in bond formation are called lone electron pairs. so इनको lone pair of electron, उन्हें bond pair of electron, तो उन्हें bond pair बोलते हैं जो bonding में involved हैं, और वो जो lone pair हैं वो bonding में involved नहीं होते। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, repulsion between two lone pairs is greater than the repulsion between a lone pair and a bond pair. ठीक है, सो देखो lone pair repulsion है ना, ये सबसे ज्यादा है, इससे कम होता है lone pair बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। मतलब एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर एक दूसरे को बहुत रिपेल करते हैं, तो हम यहां पे लिख लेते हैं लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये इससे ज्यादा होता है, एक लोन पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, उससे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर का होता है। ठीक है, विच इज इन टर्न ग्रेटर देन द रिपल्शन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स, और सबसे कम रिपल्शन होता है दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में, इस तरीके से। सो लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो सबसे कम रिपल्शन है बॉन्डेड पेयर्स का, उससे ज्यादा है एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर का, उससे भी ज्यादा है दो लोन पेयर के बीच का रिपल्शन। ठीक है, देयरफॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स and lone electron pairs on the central atom in that molecule. ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे ही नहीं, कितने बॉन्डेड हैं, कितने लोन पेयर हैं, उस पे ये जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है वो मेनली डिपेंड करता है। ठीक है, आगे शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें बिना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या क्या शेप्स मिल रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो मॉलिक्यूल है BeCl2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है 2 और शेप उसका लीनियर है।
ट्राइगोनल प्लेनर BF3 तीन बॉन्ड पेयर्स हैं, उसमें मैंने आपको बताया था ना, ये एक, ये दो और ये तीन बॉन्ड पेयर हैं, और ये हमारा क्या बन रहा है, BF3। सो दिस इज BF3 का स्ट्रक्चर। ये BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर तीन कॉर्नर्स वाला। Then we have CH4, this is tetrahedral, ये मैंने आपको समझाया था अभी। Then we have a molecule with 5 bond pairs, ठीक है, PCl5, इसका है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। देखिए ये है ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल, और ये है पिरामिड, पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना ऐसा, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल, मतलब एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ऐसा पिरामिड जैसा बन रहा है। देखिए बन रहा है पिरामिड। सो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, दो पिरामिड्स बन रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू पिरामिड वाला स्ट्रक्चर। देन NH3 तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है, यहां पे एक लोन पेयर है और तीन बॉन्ड पेयर है, ये बना है पिरामिडल, ठीक है, इसे हम लोग पिरामिडल बोलते हैं। ये एक, ये दो, ये तीन बॉन्डेड है और ये एक है लोन पेयर, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, एक सीधा सीधा पिरामिडल है, इसको सिंपली पिरामिडल भी आप बोल सकते हो। फिर आता है PCl5 तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, PCl3, ठीक है, जस्ट अ मिनट, दिस इज PCl3 और ये PCl3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। PCl3 में क्या हो रहा है, एक दो तीन, ये तीन है और एक, ये जो है ये लोन पेयर है, दिस इज लोन पेयर, दिस वाज लोन पेयर। सो ये लोन पेयर है और ये भी पिरामिडल है, वो भी पिरामिडल है, ठीक है। सो दिस इज PCl3 जिसमें तीन बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है जो टॉप पर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, दो, और लोन पेयर इतने टाइम से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि H2O मॉलिक्यूल में हमको लोन पेयर तो मिलता ही है, और वो भी लोन पेयर हमें कितने मिलते हैं, दो लोन पेयर मिलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, लोन पेयर का रिपल्शन, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, इन दोनों का रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको वो पुश कर देता है और एक वी शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है। इसलिए अगर आपने कहीं भी देखा होगा तो मैं हमेशा इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाता हूं, वी शेप। जो पुराने वीडियोस में हमने वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है वो हमेशा वी शेप का बनाया है, बिकॉज इट हैज टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स, ठीक है। आगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स की अब एक कंपैरेटिव स्टडी है। देखिए, sharing of electrons, so polar covalent compounds, electron pairs contributed by both the bonded atoms of the molecules are unequally shared। ये हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है, unequally shared। यहाँ पे unequal sharing होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में, वही यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होती है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में, तभी तो वो नॉन पोलर है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, हल्का पॉजिटिव और हल्का नेगेटिव पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में आता ही है, हमने पढ़ा है, क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग हुई है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आया होगा उस पे पार्शियल नेगेटिव, जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके तरफ से गया होगा वो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, वही यहाँ पे कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं होता है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में। Then we have the constituent atoms। constituent atoms में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को जाने देता है। वही यहाँ पे आइडेंटिकल एटम्स, एक जैसे एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोनों तरफ Cl2 आ गए आमने सामने तो कुछ नहीं हो सकता, दोनों तरफ ऑक्सीजन आ गए तो कुछ नहीं हो सकता, दोनों तरफ आमने सामने नाइट्रोजन आ गए तो कुछ नहीं हो सकता। अगर नॉन आइडेंटिकल एटम्स आ गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, ठीक है। देन आयनाइजेशन एनर्जी, द लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज यहां पे आ गया है आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। हम नया स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि यहाँ आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड आ गया है, तो प्रॉपर्टी देखिए, आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले आती है आयनाइजेशन एनर्जी। द लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट, द हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्मेशन। जितना कम लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल, जितना कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा
उतनी ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्मेशन, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कैटायन को फॉर्म करने की। Likewise, higher ionization potential value lead to anion formation. Higher ionization potential, anion formation. ज्यादा ionization potential हो जाएगा तो higher anion formation के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये ionization potential क्या है, ये हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक में, पीरियोडिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां देखिए आगे, hence if the difference of ionization potential between the two atoms is more, ionic compounds are formed। अगर ionization potential जो है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों एटम्स के में, एक का बहुत हाई है एक का बहुत लो है ionization potential, ठीक है, तो ionic compound बनता है। if the difference is high, ionic compounds are formed। Atoms with higher ionization potential are unable to lose their valence electron। जिनका higher ionization potential होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते, ठीक है। So prefer to form covalent bonds by sharing of electrons। अब एक बहुत ionization potential वाला, ज्यादा ionization potential वाला कोई एटम सामने आ गया है, वो तो अपना इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा। एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत है, एक का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो खींच रहा है, वो देने को तैयार नहीं है इलेक्ट्रॉन को, तो उस केस में क्या, बीच में शेयरिंग पे आ जाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं जल्दी, ये इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिनकी बहुत ज्यादा हाई होती है वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और एनर्जी रिलीज करने के लिए ताकत से खींच रहे हैं। वहां से आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका बहुत हाई है वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा, तो वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा, ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन बीच में रुके रहेगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ठीक है। सो कोवैलेंट बॉन्ड, देन वी हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रॉपर्टी जो है, एटम्स विथ वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद द एटम्स ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है और जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, वो दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, तो मेटल और नॉन मेटल ही तो आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये सारी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह मैंने वहां समझाई है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, वहां एक बार जाके वीडियो को देख सकते हैं। The formation of a covalent bond is favored when the combining atoms have almost equal electron affinity। दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉमन है, वो भी खींच के एनर्जी रिलीज करेगा, ये भी खींच के एनर्जी रिलीज करेगा, या तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो, हमारी भी कम हो, या हमारी भी ज्यादा हो, उसकी भी ज्यादा हो, तो दोनों की एक जैसी पावर होने के कारण बीच में इलेक्ट्रॉन अटके रहते हैं, ना उधर जा पाते हैं ना इधर आ पाते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। यहां पे एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा, एक की बहुत कम, तो ऐसे में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में वेरिएशन आ जाता है। वहीं नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी, तो नॉन मेटल मिलके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। लाइक फॉर एग्जांपल CH4, ठीक है। आगे electronegativity, the greater is the difference in the electronegativity between the two combining atoms, the greater are the chances of transfer of electrons from one atom to another। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के चांसेस कब बन जाते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की बहुत ज्यादा हो और एक की बहुत कम हो। तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, वो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। ऐसे में आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने पूरी तरीके से ले लिया। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती। जब वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन बीच में अटका है, ना उधर जा पा रहा है ना इधर आ पा रहा है, या उसकी भी बहुत कम है हमारी भी बहुत कम है, तो हम ना उधर इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं ना वो हमें दे पा रहा है, बीच में इलेक्ट्रॉन अटके हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आप देखोगे बड़े सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल, तो कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, बीच में अटका रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, है ना। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हो गया। अब आता है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो भाई आयनिक बॉन्ड तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बहुत अच्छा बनता है, और जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें दोनों एटम्स अगर नॉन मेटल्स हो, इफ बोथ द एटम्स आर नॉन मेटालिक, then the difference in ionization potential, electron affinity and electronegativity is very less। उनमें डिफरेंस नहीं होता ना प्रॉपर्टीज में, तो दो नॉन मेटल्स आसानी से मिलके और वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। बट मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बहुत आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार, एक इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वन मेटल वन नॉन मेटल, एंड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में बोथ नॉन मेटल्स आर इन्वॉल्व्ड।
फिर आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। वही सेम चीज अभी हम फिजिकल स्टेट देखेंगे। फिजिकल स्टेट अगर आयनिक कंपाउंड, अच्छा कोवैलेंट को अब आप देख रहे हो पोलर नॉन पोलर में भी डिवाइड हो गया है। देखते हैं फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। X-ray studies of the ionic compound have revealed that the constituent particles of the crystals are ions, not molecules. So, जो ionic compound होता है ना, उसमें ions ही ions होते हैं, कोई जुड़ के मॉलिक्यूल नहीं बनता। Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस ही रहेगा क्रिस्टल में भी, वो जो क्रिस्टल है उसमें भी। तो Na प्लस जो है वो चारों तरफ से Cl को अट्रैक्ट करता है और जो Cl माइनस है वो चारों तरफ से Na को अट्रैक्ट करता है। ये भी हमने हमारे पिछले कुछ जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं उसमें ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर द कैटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर वेरी स्ट्रांगली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं एंड हेंस द आयंस कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। हम उनकी पोजीशन से आयन को इतनी आसानी से नहीं हटा सकते और ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं। They are hard crystalline solids. Why if we talk about covalent compounds, so we have polar and non-polar. Polar में generally liquids or gases, ये generally liquids या gases होते हैं polar. This is because kinetic energy of the molecules easily overcome the weak intermolecular force between the polar covalent molecules. इनकी kinetic energy बहुत ज्यादा हो जाती है इनके forces से, तो वो liquids या gases होते हैं। Liquids और gas move कर पाते हैं ना, at least move तो कर ही पाते हैं liquids और gases, क्योंकि उनका जो interactions हैं, जो intermolecular force of attraction है, उनको overcome कर दिया है किसने? उनकी kinetic energy ने। काइनेटिक एनर्जी ने ओवरकम कर दिया है इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। वहीं if we talk about non-polar, generally liquid or gas, this is because kinetic energy of the molecules easily overcome the weak van der Waals forces. वो भी liquids और gases होते हैं क्योंकि चलो यहाँ तो फिर भी यहाँ पे जो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर भी चलो थोड़े से इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। वहां तो वो भी नहीं है, बिल्कुल बुरे से वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं जो कमजोर होते हैं बिल्कुल, तो वो भी लिक्विड्स और गैसेस के फॉर्म में मिलते हैं क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं और वैन डर वाल्स फोर्सेस को काइनेटिक एनर्जी आराम से ओवरकम कर लेती है। क्लियर? आगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होते हैं। वो स्ट्रांग होते हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वहीं पे अगर हम बात करें कोवैलेंट कंपाउंड्स की तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। या तो हल्के फोर्स है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां तो कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव है, यहां पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। हल्का टेम्परेचर दो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव टूट के अलग हो जाएगा और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। और वहां तो और ही बुरे वैन डर वाल्स फोर्स, चलो यहां तो फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यहां तो वैन डर वाल फोर्स है जो बहुत ही कमजोर है, तो यहां पे भी जरा सी एनर्जी देने पे वैन डर वाल्स फोर्स टूट जाते हैं और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग हो जाती है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के, वहीं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के हाई होते हैं, ठीक। solubility, if we talk about solubility, they are generally soluble in polar solvents like water। ये polar solvents में soluble होते हैं और non-polar organic solvents में ये insoluble होते हैं। in non-polar inorganic आपका जो non-polar organic solvents है वो क्या करेगा? अरे उसमें पोल ही नहीं है, उसमें चार्ज ही नहीं है, तो वह इनको अलग ही नहीं कर पाएगा आयनिक कंपाउंड्स को। तो आयनिक कंपाउंड्स पानी में तो बड़े अच्छे से सल्यूबल होते हैं, बट ये हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नॉन पोलर, उसमें ये सल्यूबल नहीं होते। Molecules of the polar solvent like water can overcome the force of attraction between the ions in the crystal of ionic solute। So वो जो force of attraction होता है ना, वाटर भी मैंने आपको अभी समझाया था कि वाटर जो है कुछ देर पहले की वाटर जो है वो खींचता है। वाटर किसको खींच रहा है? आयंस जो आए हैं NaCl को पानी में डाला, वाटर का ऑक्सीजन Na+ को खींचेगा, वाटर का H+ Cl- को खींचेगा, खींच के NaCl को अलग कर दिया, डिसॉल्व हो गया भाई वो। अब अगर वहीं पे हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की, सो ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व तो हो जाते हैं क्योंकि इनके पास पार्शियल चार्जेस है। कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, they can easily dissolve in water because they also have partial charges। but non-polar जो होते हैं, जो non-polar होते हैं वो insoluble होते हैं क्योंकि non-polar के पास ना तो चार्ज है ना कुछ है, तो ये
पोलर सॉल्वेंट्स में इनसोल्यूबल होते हैं, इनकी सोल्यूबिलिटी होती है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। पानी में जो चीज नहीं होगी तो वो बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ऑयल्स में, इसमें आराम से सोल्यूबल हो जाएगा। पानी में कोई चीज नहीं हुई तो वो बेंजीन में या फिर ऑयल्स में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इसमें सोल्यूबल डिसॉल्व हो जाएगा। सो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में जब भी ये चीज हमने डिस्कस भी करी है, और इवन इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी है हमारे डीपीपी में कि क्यों वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। वही रीजन यही है कि वाटर आयनिक कंपाउंड्स को तो डिसॉल्व करता ही है, क्योंकि वाटर खुद एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वो चार्ज वाले कंपाउंड्स को तो डिसॉल्व कर ही लेता है। साथ ही साथ में कोवैलेंट कंपाउंड्स में पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है ना, वो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में भी पार्शियल चार्ज होने के कारण उन्हें भी डिसॉल्व कर सकता है। वहीं पे नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो ये इनसोल्यूबल हो जाते हैं पानी में, क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं होता। तो इसलिए ये बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑयल्स वगैरह में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक। As a result, the ions become mobile and disperse in all directions in the polar solvent, और वो ions खुल के polar solvent में हर जगह पे disperse हो जाते हैं, फैल जाते हैं। And non-polar organic solvents cannot overcome the force of attraction between the ions. Hence, ionic compounds do not dissolve in non-polar organic solvents. और क्योंकि non-polar organic solvent उनके ions को separate नहीं कर सकता, इतनी ताकत नहीं है उसमें, तो वो उनको dissolve भी नहीं कर पाता। वहीं पे polar में also soluble in non-polar covalent liquids due to similar force between the molecules। और है तो ये पोलर, भले ही पोलर है तो कोवैलेंट। तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो दूसरे सॉल्वेंट्स, मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, उसमें भी डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, अब कोवैलेंट कंपाउंड तो होता ऑर्गेनिक है जनरली, मतलब कार्बन के कंपाउंड ज्यादातर कोवैलेंट होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी बड़ी अच्छे से ये पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। सो वो भी किस कारण से, क्योंकि वो पोलर कोवैलेंट, अब कोवैलेंट ये भी है और कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, कार्बन के ऑर्गेनिक होते हैं ना कंपाउंड्स, तो कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये दोनों भाई भाई हो जाते हैं, इस वजह से ये उसमें भी डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेंसिटी, the oppositely charged ions in an ionic compound are held closely by electrostatic force of attraction। बहुत tightly electrostatic force of attraction से यहाँ ions जो होते हैं वो packed होते हैं। Hence the number of ions per unit volume in an ionic compound is more and thereby their density is high। क्योंकि इतना tightly packed होते हैं वो कि कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं, इस कारण से डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है। वहीं कोवैलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स exist in the form of liquid or in gaseous state due to weak intermolecular forces। ये ज्यादातर लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में मिलते हैं क्योंकि इनके जो फोर्सेस होते हैं वो कमजोर होते हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, थोड़े कमजोर हैं। हेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस और इसीलिए पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि या तो ये लिक्विड है या गैस है। और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है। ये लिक्विड और गैस है, इनकी डेंसिटी एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स कम है। वहीं पे नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो ये भी लिक्विड और गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी हमें क्या मिलते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो वो वीक फोर्सेस होने के कारण इनकी भी जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस कारण इनके भी डेंसिटीज लो होती हैं, इनकी भी डेंसिटीज लो होती हैं। क्लियर। आगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। भाई आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन में। सूखे हुए फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में कोई कंडक्टर नहीं होता है इसमें आयंस। आयनिक कंपाउंड्स हैव आयंस हमने माना, बट सॉलिड फॉर्म में थोड़ी ना वो आयंस घूम सकते हैं इधर उधर। आप या तो वो आयनिक कंपाउंड को पानी में डालो जिससे वो आयंस में ब्रेक हो जाए, जब वो आयंस में ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, या फिर ये मोल्टन स्टेट में हो। मोल्टन स्टेट समझते हो, पिघले हुए फॉर्म में। पिघले हुए फॉर्म में भी इसके आयंस कम से कम मूव तो कर पाएंगे। तो पिघले हुए फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में आयंस मूव कर सकते हैं, या एक्वस स्टेट में आयंस मूव कर सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। एंड इफ वी टॉक अबाउट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, तो भाई क्या होता है, इनको पानी में डालने पे ये डिसॉल्व हो जाते हैं ना पानी में, चार्जेस के कारण।
तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ना तो इनके पास चार्ज है और ना ये पानी में डालने पे या खुले रखे रहने में आयंस में डिसोसिएट होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव आयंस। भाई आयंस है ही नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड है, वो भी नॉन पोलर। अब नॉन पोलर तो कमजोर, नॉन पोलर कमजोर क्या मतलब, उसमें चार्जेस डेवलप नहीं हो रहे हैं। जब चार्जेस डेवलप ही नहीं होंगे तो काहे के कंडक्टिविटी, यहाँ चार्ज डेवलप हो रहे हैं, कंडक्टिविटी होती है इसकी भी तब जब वो पानी, मतलब पानी में क्या है तो खुद ही लिक्विड है, तो लिक्विड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हाँ, आप इनको पानी में डाल दोगे तो ये बकायदा आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे और कंडक्टिविटी कराएंगे, और ये तो कराते ही पानी में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन और आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स का कंपैरिजन कंप्लीट होता है। बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने वीडियोस को सीक्वेंस में मैग्नेट ब्रेन्स पे देख सकते हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स पे अपने वीडियोस को सीक्वेंस में देखने के लिए आप फिल्टर में प्लेलिस्ट को सेट करें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें सीक्वेंस में वीडियो होंगे। कोई बात नहीं, अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे कोर्सेज को देखिए, थोड़ा सा नीचे कोर्स को स्क्रॉल करेंगे तो आपको JEE और नीट दोनों मिल जाएंगे। JEE और नीट में आपको केमिस्ट्री कॉमन मिलेगा। वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कोर्स ओपन हो जाएगा, जिसमें कोर्स की पूरी डिटेल्स यहाँ दी होंगी और नीचे यहाँ पे चैप्टर्स दिए होंगे। आप चैप्टर पे क्लिक कीजिएगा, ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा, वहां सीक्वेंस में पूरे वीडियोस डले होंगे। आपको जो वीडियो देखना है, जितनी बार देखना है, क्लिक करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो और वीडियो आप देख सकते हो, आपका वीडियो वहीं पे प्ले हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स फाउंडेशन कोर्स जो कि बेसिक्स तैयार करते हैं IIT JEE और नीट के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE और नीट, उनकी प्रिपरेशन आपको 100% फ्री में कराते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहाँ 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education and keep watching Magnet Brains IIT JEE and NEET channel. Thank you.